तो अगली चीज जो इसमें देखेंगे वो हम लोग देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम, फिर उसके बाद बाइनोमियल ट्रायल्स और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थोड़ा समझेंगे। पहले तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो समझने वाला बात है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये जानना जरूरी है हमारे लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम सैंपल स्पेस को अलग अलग पार्ट में क्या किए, डिवाइड किए, यानी उसको हम अलग अलग इवेंट मान लिए, लाइक E1 E2 E3 ऐसा कुछ करके मान लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो आप समझ लो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस हम फिगर से बता रहे हैं, समझना कि हमारे पास मान लीजिए ऐसा ही कोई सैंपल स्पेस है, ये हमारा कोई सैंपल स्पेस ऐसा है, इसको हम अलग अलग पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम एक सेंटर मान के ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए A1 है, यहाँ कुछ A2 रहा होगा, ऐसा कुछ हमारा A3 रहा होगा, एंड सो ऑन यहाँ हमारा A4 रहा होगा, एंड सो ऑन ऐसे बहुत सारा पार्ट्स डिवाइड होके ऐसा कुछ यहाँ पे कहीं AN रहा होगा। है ना, बात समझ में आया? कुछ इस तरीके से कि दोनों में A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो 5 होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी डिसजॉइंट इवेंट्स बोल सकते हो आप। यानी हम अगर इसको रिप्रेजेंट कर दें तो इसका जनरलाइज करने का मतलब है AI इंटरसेक्शन AJ, ये क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। फॉर किसके लिए? फॉर I नॉट इक्वल टू J, और I J की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 एंड सो ऑन n। आया ना, कोई दिक्कत? हाँ, A1 A2 में देखेंगे A1 A3, इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, और इन सारे को मिला के सैंपल स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी दूसरी बात इसमें कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन AN जब ले ले तो ये पूरा का पूरा हमें क्या दे जाए? सैंपल स्पेस दे जाए। दूसरी कंडीशन ये है, बात समझ में आ रहा है? और तीसरी कंडीशन ये है कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो हम एक ही सिंपल ले लेते हैं कि हर चीज की प्रोबेबिलिटी यानी PAI जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेटर देन ही लिखेंगे अभी फिलहाल। ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, कि हम जब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सारे को जब ज्वाइन करें यानी एक साथ लेके आए यूनियन ले तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस देनी चाहिए, और हर की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? अब यहां से आता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब समझना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो हो गई आपकी छोटी सी बात। मुद्दे की बात तो पता है आपको क्या है? मुद्दे की बात है बेस थ्योरम। क्या बच्चे? बेस थ्योरम। लेकिन क्या है ना कि बच्चे को रटा दिया जाता है बेस थ्योरम। जिस बच्चे को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आता है उसके लिए बेस थ्योरम कोई थ्योरम ही नहीं है, फिर तो बिल्कुल आसान बन जाता है। यानी जिसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं आता उसको बेस थ्योरम का फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, और जिसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आता है उसको बेस थ्योरम से कोई खास लेना देना है नहीं, उसको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है समझिए, कि जो भी चीजें आपने बनाई है अलग अलग, आप जो नए इवेंट दे रखा है A1 A2 A3 जो रखा है, इस सब में से कोई एक चीज है जो आप निकालना चाहते हैं, एक चीज है जो निकालना चाहते हैं। जैसे ये गोला घेरा में हमको ये चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? या ये सब में है, A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है, और इसका नाम हम थोड़ी देर के लिए A रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं बच्चे? मतलब हमें PA चाहिए। क्या चाहिए? तो PA बना कैसे है थोड़ा देख। PA बना है, A1 है तो PA बना है A और A1 में जो कॉमन है, A2 और A में जो कॉमन है, हाँ या ना बोल, A3 और A में जो कॉमन है, ऐसा सो ऑन, ये सारा मिल के तब हमारा क्या बना है? A बना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना, समझ पा रहे? यानी A हमें चाहिए A1 और A का इंटरसेक्शन। क्या बच्चे? यानी अगर तुमसे कोई PA पूछता है यहाँ पे, समझना, तो तुम्हें चाहिए PA1 इंटरसेक्शन A। हाँ या ना बोल? उसी तरीके से ऐड करोगे ना, दूसरा वाला भी तो लोग सारे लेना है। यूनियन ऐड का मतलब क्या है? यूनियन। ठीक है,
यहाँ क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन ए टू, हाँ या ना, ए वन इंटरसेक्शन ए टू एक ही बात है, प्लस पी ए इंटरसेक्शन क्या लिखोगे बच्चे, ए थ्री, एंड प्लस सो ऑन पी ए इंटरसेक्शन क्या लिखोगे, ए। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो आप पढ़ चुके हैं। अच्छा एक बात बता, पहले A1 हो चुका है ना, पहले A1 हो चुका है, उसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तुम्हें, A की, तो हुआ कौन है, तो नीचे कौन रहेगा, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या नहीं, इस चीज को हम PA को अगर लिखना चाहें तो हुआ कौन सा है, A1, तो हम क्या लिखने वाले हैं, ये क्या बात समझ में आई, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही करना है ना। उसी तरीके से दूसरे वाले को हम फिर PA2 लिखेंगे और PA/A2 लिखेंगे, बोला है, प्लस PA3 लिखेंगे और PA/A3 लिखेंगे, बोला है, एंड प्लस सो ऑन जनरलाइज करके PAN लिखेंगे और PA/AN लिखेंगे, बोल आ गया, आ गया। इसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्या बोलते हैं, इसी को अगर हम समेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक p a i और p a/ai, हाँ या ना बोल, क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये है क्या, अब ये है क्या, इसकी वजह, अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ गया, क्या आ गया। अब थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं हम, जैसे बता रहे हैं इसका कहानी क्या है, कि जैसे मान लो कि कोई 3 कंपनी है, 3, और वो बल्ब बनाती है, क्या बनाती है, बल्ब, और उस तीनों कंपनी के डिफेक्टिव बल्ब की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो हमसे पूछ लेगा कि टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, पहले कंपनी 1 से निकालेंगे, फिर कंपनी 2 से निकालेंगे, फिर कंपनी, सबको क्या कर देंगे, टोटल डिफेक्टिव बल्ब निकल गया, निकल गया, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्या है। अब इसी क्वेश्चन को आगे लेके चल गया, बोला ठीक है आपने टोटल डिफेक्टिव बल्ब निकाल लिया ना, अब बता दो कि वो डिफेक्टिव बल्ब कंपनी 2 से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो कंपनी 2 वाला है वो फेवरेबल है, उसको उठा के कहां रखेंगे, ऊपर, और टोटल क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा बेस थ्योरम। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसको थोड़ा समझ ले कैसे है, कि मान ले कि कोई पार्टी है, बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के, कॉलेज में जो बात काम करते हैं बच्चे, आसपास में पार्टी हो, बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के हम पार्टी में घुस गए, मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। जब आप पार्टी में गए तो वहां बहुत तरीके की अलग अलग वैरायटीज के थाली थे, ठीक है, बहुत सारे थाली थे जिसमें अलग अलग डिशेस रखे हुए थे। तो आप घर आए, आप 10 लोग गए थे, अगर मान लो वहां, मतलब 10 लोग गए, चाहे अकेले ही मान लो हम चले गए, अकेले हम चले गए, और उस पार्टी में 10 तरीके की थाली थी, तो हम 10 तरीके की थाली देख के आए या खा के आए, खाना तो संभव नहीं है देख के आए, ठीक है। हम घर आए तो हमसे कोई पूछा कि ठीक है 10 तरीके की वहां वैरायटी, 10 तरीके की थाली थे, लेकिन उसमें मिठाई कितने थे, उसमें कितने तरीके की मिठाई थी, तो तुम क्या कहोगे कि पहली थाली में कौन सा मिठाई था, फिर दूसरी थाली में कौन सा मिठाई था, तीसरे थाली में कौन सा मिठाई था, चौथे थाली में, जैसे मान लो पहले थाली में 2 मिठाई था, तीसरे थाली में 2 मिठाई था, दूसरे थाली में 1 मिठाई था, सब मिठाई को आपने ऐड कर दिया और आपने बोल दिया कि हाँ 30 तरीके की मिठाई थी। कितने तरीके की, वो बोला ठीक है 30 तरीके में कुछ कुछ टाइप्स रहे होंगे, मान लो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, कुछ ऐसा है, तो बोला ठीक है इतने मिठाई थे ना, उसमें से बताओ कि गुलाब जामुन होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो तुम क्या बोलोगे, गुलाब जामुन को उठा के ऊपर रखोगे और टोटल मिठाई को कहां रखोगे, ये है बेस थ्योरम। और जो तुमने टोटल मिठाई निकाला वो क्या है, क्या ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, नोट कर, इसके क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है, X speaks truth in 60% and Y in 50% cases। आगे क्या कह रहा है,
find the probability that they contradict each other. Narrating the same incident. एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं जब तक आप नोट करते हैं. A person has undertaken a construction job the probabilities are 0.80 that there will be a strike. There will be a strike. 0.70 that the construction job will be completed on time. Will be completed on time if there is a on time if there is no strike. Full stop. आगे कह रहा है and 0.4 that the construction job will be completed on time. Will be completed on time if there is a strike. If there is a strike. आगे क्या कह रहा है? Determine the probability that the construction job will be completed on time. Will be completed on time. ठीक है, चलो बेटा दे नीचे वाला हो गया सब. पहला क्वेश्चन पढ़े और सोचे क्या है. ये फिगर तो बना लिया होगा ना, इसका बेस थ्योरम में फिर इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, हाँ. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है 60% और y के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%. तो कह रहा है कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में वो दोनों बता रहे हैं. तो कंडीशन ये है कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करना चाहिए. एक दूसरे को कंट्राडिक्ट मतलब जैसे हमने मान लो कि कहीं कुछ देखा और मेरे दोस्त ने भी कुछ देखा. अब हम जो है जिस चीज को देखे हैं, जिनके बारे में देखे हैं कुछ, वो मेरे दुश्मन है और वो उसके दोस्त हैं. तो हम जो भी बोलेंगे उसका वो अपोजिट बोलेगा. कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है, हाँ ना. मतलब अगर हम सच बोल रहे हैं तो सामने वाला, और अगर वो सच बोल रहा है तो हम. क्या ये बात समझ में आ रहा है? कंट्राडिक्शन का मतलब है एक सही बोलना चाहिए और एक. बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो अगर हम मान लेते हैं कि px मतलब इसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी px से रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहां मतलब ये है x स्पीक्स ट्रूथ. ये हमारे पास कितना है 60% यानी 60/100, यानी हम इसको 6/10 लिख सकते हैं.
तो ये अगर झूठ बोलेगा, नॉट ट्रूथ अगर हम इसको बोल दें, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो पी एक्स कॉम्प्लीमेंट से, तो ये हमारा 1/4/10 हो जाएगा, हाँ या ना। उसी तरीके से पी वाई अगर हम बोले कि वाई सच बोल रहा है, वो 50% यानी 5/10 है, तो पी वाई कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/10, हाँ या ना बोल। ये बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि हम कोई प्रॉपर्टी सी निकालना चाह रहे हैं जिसमें वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, सी हम निकालना चाह रहे हैं एक्स एंड वाई कंट्राडिक्ट, एक्स एंड वाई यही निकालना है, यही हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की तरह समझ में आ रहा है। यानी हम जब पी सी निकालेंगे तो बेसिकली होगा क्या, थोड़ा समझ कि अगर एक सही बोलेगा तो दूसरा वाला, यानी हम बोलेंगे अगर पी एक्स सही बोल रहा है तो वाई को, या फिर अगर एक्स गलत बोल रहा है तो वाई को। क्या यही तो केस हो सकते हैं या और कोई केस हो सकता है? यही हो सकता है। और ये दोनों तो आपस में इंडिपेंडेंट है, ये दोनों आपस में, जैसा हमने आपको बता रखा है पहले। तो सिंपल बात है कि इसको क्या लिखोगे, पी एक्स डॉट पी वाई कॉम्प्लीमेंट और प्लस का पी एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट कितना बचे पी वाई। पी एक्स कितना है 6/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 प्लस का 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/10। आपको पता है कि हम नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, तो 6×5 30/100 आ रहा है और प्लस यहां से 20/100 आ रहा है, यानी आंसर 1/2 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? पक्का। अब थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे चल, पहले लिख ले, इसको मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन लिख लेना फटाफट। अब थोड़ा पढ़ेगा दूसरे क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से। दिखने में बड़ा है कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या रहा है कि मान लो कि हमने एक बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया, ठीक है, हमने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो हमें बिल्डिंग बना के टाइम पे देनी है। हमें उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके क्या करना है, टाइम पे देना है। तो चूंकि हम काफी अपने काम को लेकर सीरियस है, तो हम 2 क्राइटेरिया पहले ही से दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ ये हो सकता है कि अगर हम जिस लेबर से काम कराने वाले हैं वो किसी कारणवश किसी इशू को लेकर वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो उस केस में हमें कितना टाइम लगेगा हम वो भी कैलकुलेट करनी है कि अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो दूसरे लेबर को लाके वापस लाके काम को कैसे कंप्लीट कराया जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि वो कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, स्ट्राइक ना हो, तो हमारा काम कितने देर पे कंप्लीट हो जाता है। यानी समझना, अगर इसके थोड़े लॉन्ग टर्म को समझा जाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो स्ट्राइक होगा तो हमें लेबर के क्वांटिटी को बढ़ा के और ज्यादा काम कराना पड़ेगा एक दिन में, और स्ट्राइक नहीं होगा तो नॉर्मली जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है उस हिसाब से हम काम करा लेंगे। लेकिन काम हमें कंप्लीट चाहिए, काम हमें जो कंप्लीट करना है उसको टोटल, यानी ए मान लें। 2 केस है, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो है हमारा क्या लेना है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ए को हमने मान लिया कि काम हमें टाइम पे कंप्लीट करना है। बी इसमें कुछ दिया है, बी क्या दिया है, मान लो यहाँ पे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी 0.8 देयर विल बी ए स्ट्राइक। बी मान लेते हैं देयर विल बी ए स्ट्राइक, देयर विल बी स्ट्राइक। तो एक बात बता, पीबी कितना दिया है 8/10, हाँ या ना वो। अच्छा, तो बीडर्स जो होगा वो क्या होगा, नॉट स्ट्राइक, यस और नो। तो पी बीडर्स जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2/10। सोच ले, क्या ये दोनों निकाल लिया? हमें काम कंप्लीट करना है, हमें काम। अब देख, दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? क्या कह रहा है समझ, थोड़ा सा आगे पढ़। तो क्या रहा है, completed on time if there is no strike, 0.7 the construction will be completed on time if there is no strike। मतलब काम हमारा कंप्लीट हो रहा है जब स्ट्राइक, अरे हाँ या ना वो, ए कितना दिया हुआ है 0.7, कितना दिया हुआ है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो पूछेगा, हाँ या ना। स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 0.7 इफ देयर इज नो स्ट्राइक, एंड 0.4 कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, इफ देयर इज ए। बी को हमने स्ट्राइक माना है, तो हमारे पास दूसरा दिया है PA/B, कितना दिया है बच्चे, यानी 4/10। हमें तो काम कंप्लीट करना है टाइम पे, यस और नो।
हमें क्या चाहिए, पी ए ही चाहिए, हाँ है ना। तो हम बोलेंगे सर मान लो, अच्छा इसको पूरा लिखे या समझ में आ गया, सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दे, लगा दे। स्ट्राइक नहीं हुआ तो काम होने की प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना बोल, या फिर स्ट्राइक हो गया तो काम होने की, मतलब टाइम पे काम होने की प्रोबेबिलिटी। यस सर लो, हमारे पास पी बी है कितना 8/10, ओके, और ये कितना है 4/10 प्लस कितना 2/10 डॉट 7/, क्या आपको 8 चौका 32 और 7 दूना 14 36 और 46/100 आ रहा है क्या, यानी 0.46 लिख सकते हो, हाँ या ना बोल। यानी किसी भी सिचुएशन में चाहे स्ट्राइक हो या ना हो, दोनों सिचुएशन को अगर हम कंसीडर कर लें तो काम टाइम पे पूरा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.46। इसमें हमने दोनों केस ले लिया, स्ट्राइक है तो भी और स्ट्राइक नहीं है तो भी। क्या ये बात समझ में आ रही? ये कुछ टोटल प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन तो ज्यादातर बेस थ्योरम से ही पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि दिमाग में चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेस थ्योरम की तरफ, इसको नोट करिएगा फटाफट। तो अगली चीज जो है अपने पास वो है बेस थ्योरम। अभी जो बताया था वहीं से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो हमें किसी चीज के होने की जिसके बारे में हमें पता करना है वो निकालना है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। और उसमें जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली, जैसे हमने डिफेक्टिव बल्ब का निकाला था, उस डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद वो किस कंपनी से आ रहा है, किस फैक्ट्री से आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, किससे आ रहा है, उसमें से किसी पार्टिकुलर की निकालनी है तो उसको ऊपर रखना है, ठीक है। तो कहानी तो पूरा बता चुके हैं, फॉर्मूला जैसे मान लो टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिख रहे हैं, पी ए लिख रहे हैं सबसे पहले, तो क्या लिख रहे हैं P(A1) और यहाँ क्या लिख रहे हैं बच्चे PA/A1, हाँ है ना बोल। फिर प्लस क्या लिख रहा है PA2 और फिर यहाँ क्या लिख रहा है PA/A2, यही लिख रहा है प्लस 2 यहाँ लिख रहा है PAN और इसको लिख रहे हैं कितना PA/AN। ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, हाँ है ना। अब इसी में से किसी पार्टिकुलर जैसे A1 A2 एक के हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, केथ कंपनी की। तो जो निकालनी है, आप देखो लिखने का तरीका, ये आपका बेस थ्योरम, वो तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब यहां से लिख रहे हैं कि जिसकी चाहिए उसको ऊपर बैठा दे, यानी A/A, मतलब अब A हो चुका है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब डिफेक्टिव बल्ब पता है कि हाँ इतना डिफेक्टिव बल्ब है, उस डिफेक्टिव बल्ब में से अब हमें बतानी है कि कौन से कंपनी से आ रही है। यानी हमारे पास अब टोटल मिठाई है, उस मिठाई से हमने आपको क्या बोला था कि गुलाब जामुन कौन सा है वो बता दो, तो गुलाब जामुन को उठा के कहां रखना है, ऊपर। कहां रखना है, यानी ऊपर हमें रखना है PA/A, हाँ या ना बोल। और नीचे अभी भी क्या रखना है, टोटल प्रोबेबिलिटी, अभी भी क्या रखना है, क्या हम समेशन लगा दें, I = 1 से लेके n तक PA/A, हाँ या ना बोल। ए आपका कहलाएगा क्या बच्चे, बेस थ्योरम, बस। हाँ यहाँ पे वो सारी क्राइटेरिया है कि A1 A2 A3 सारे डिसजॉइंट सेट हैं, सबको मिला के क्या मिल रहा है, सैंपल स्पेस मिल रहा है, ये सारी चीजें वहां से टोटल प्रोबेबिलिटी वाले उठ के आई है, यहाँ से अलग नहीं जा रहे। अब इसको समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन कर देते हैं, फिर नोट करना ताकि समझ में आए बेहतर। जैसे क्वेश्चन आपके पास, एन इंश्योरेंस कंपनी insured 2000 person, ठीक है, 2000 persons, sorry 2000 scooter drivers, comma 4000 car drivers, comma and 6000 truck drivers and
6,000 ट्रक ड्राइवर्स, फुल स्टॉप। आगे क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, the probabilities of accidents are 0.01, 0.03, and 0.15 respectively, full stop। आगे कह रहा है one of the insured person, one of the insured persons meets with an accident, ठीक है। आगे कह रहा है what is the probability that he is a scooter driver, what is the probability that he is a scooter ड्राइवर। हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्कूटर ड्राइवर की ही एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अब जैसे बताओ, हमें बेसिकली निकालना क्या है वो बता दो, कोई बताएगा निकालना क्या है हमें? कि एक्सीडेंट तो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है मतलब सबसे पहले एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी टोटल एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। यानी हम लिखने का आप अलग अलग तरीका मान सकते हो, बुक में E1 E2 E3 दिया, हम तो हमेशा ए में काम करते हैं, हमारा फोर्टे है। यानी हम सबसे पहले ए को लिख देंगे पर्सन्स मीट्स विथ एक्सीडेंट, हाँ या ना बोल। तो कोई भी हो सकता है ना, कार ड्राइवर भी हो सकता है, स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, E1 को हम मान रहे हैं स्कूटर ड्राइवर, हाँ या ना बोल। E2 को हम मान लेते हैं कितना, कि इसको क्या मान लेते हैं? कार ड्राइवर। और E3 को हम मान लेते हैं ट्रक ड्राइवर, मान ले। अब यहां से जो दिया है इंफॉर्मेशन वो दिया, पहले तो टोटल हमारे पास ड्राइवर्स कितने हैं वो भी निकाल लें। टोटल ड्राइवर है हमारे पास कितने बच्चे? 2000 प्लस 4000 और प्लस 6000, कितने आ रहे हैं बच्चे? 12। टोटल हमारे पास ड्राइवर जो है वो 12000 है। कितने हैं? अब उसमें से हमारे पहले स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी, उसके एक्सीडेंट होने की नहीं, स्कूटर P1 की प्रोबेबिलिटी किसके बच्चे? क्या ये बात समझ में आ रहा है? P1 जो है स्कूटर ड्राइवर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? अरे बोलो, 2000 अपॉन 12000, तो कितना आ गया? 2/12। छेड़छाड़ नहीं करने का, एक हटेगा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने का। Pe2 डायरेक्ट लिख देते हैं, Pe2 हमारे पास आ रहा है 4/12, हाँ या ना? और Pe3 हमारे पास कितना आ रहा है? 6/12, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये स्कूटर ड्राइवर इसकी ये है, मतलब हम कह रहे हैं E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर है, तब इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? यानी ये बात समझ कि Pa/E1 दिया है, यस और नो। स्कूटर ड्राइवर है और तब उसकी एक्सीडेंट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0. यानी 1/100, हाँ या ना बोल। और Pa/E2 कितना दिया है? कितना? 0.3 यानी 3/100। और Pa/E3 कितना दिया है? देखिए, यही समझना है, जो ये चीज समझ गया उसके लिए क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? हमें टोटल एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी, हाँ या ना? यानी हमें निकालनी है Pa, क्या निकालनी है? क्या होगा फॉर्मूला? Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2 और प्लस Pa/E3 और Pa/E3, यही बात है। हम लिखने गए, हम लिखेंगे नहीं इसको, ये हम डायरेक्ट चिपकाएंगे। ये तो हमने लिख दिया टोटल एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, कार, स्कूटर और अब इसमें से किससे पूछ रहा है? यानी स्कूटर किसको माना है तुमने? E1 को, यानी तुम्हें निकालना Pe1/A। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे आई नहीं आई, यानी इसको ऊपर रखेगा Pe1 Pa/E1,
पी ए अपॉन E1 और नीचे यही टोटल रखेगा, यानी क्या रखेगा पी E1 पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 पी ए अपॉन E2 और प्लस पी E3 और पी ए अपॉन E3। कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, दिखता बड़ा है होता नहीं है। P1 कितना है 2/12 2/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 डिवाइडेड बाई नीचे 2/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 प्लस 4/12 मल्टीप्लाइड बाई 3/100 प्लस 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 15/100। बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करने का। 1200 1200 1200 1200 ऊपर कितना नीचे 2 और 4 3 12 2 14 15 6 90 104। अरे हाया 1/, कितना आ गया आंसर 12। 1/, बात समझ में आ रहा? सीधा सीधा आंसर लिख दो 1/, कितना बच्चे 50 to 1। कैलकुलेशन में नहीं उलझना, काट रहे हैं फिर इक्वल कर रहे हैं, नहीं जो है कटना है, वो तो हमें दिख गया भविष्य। अरे यार ये बात समझ, यानी यहां सबसे जरूरी चीज समझना है कि हमें निकालना क्या है और हमारे पास दिया क्या है। जिस दिन वो बात हमें पता चल गई कि निकालना क्या और दिया क्या है, उस दिन इसको पुट करने में ज्यादा समय हमें लगता नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़े अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो हम लोग अभी करेंगे। नोट करेंगे इसको फटाफट। तो अभी आप स्लो चल रहे हो, आप खुद ही डिसाइड करो कि अभी तक 200 से ऊपर हो जाने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। ए लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in detecting एक certain disease when it is in fact present, when it is in fact present. However, the test also and a false positive result for 0.5% of healthy person tested. Of healthy person tested, if 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? His test result is positive. एक और क्वेश्चन लिख लिया तब तक, एक और लिख देते हैं तब तक आप नोट करते रहो। इन एंट्रेंस टेस्ट
there are multiple choice question, there are multiple choice question, आगे कह रहा है there are four possible, there are four possible answers to each question, answers to each questions, comma, of which one is correct, of which one is correct, full stop. The probability that a student knows the answer to a question is 90%. Full stop. If he gets the correct answer, if he gets the correct answer to a question, find the probability that he was guessing. Find the probability that he was guessing. ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, बाकी फिर PYQ करेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में पहले वाले में समझे थोड़ा सा, हम सीधा सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हैं, हम आपको बता दें। जैसे अभी आप बुक खोलोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जो बल्ब वाला आपको बताया, वो एक इंश्योरेंस वाला बताया आपको, एक कोई क्वेश्चन का सही जवाब देना गलत जवाब देना वो वाला पूछ सकता है, बोल्ट बनाने की फैक्ट्री वो वाला पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, तो ये हम तीनों क्वेश्चन जो करा रहे हैं आपको अलग अलग तरीके, बाकी आप करोगे, बाकी PYQ अपन करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सोचना है कि क्वेश्चन में क्या क्या है कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के लिए, तो टेस्ट जो है वो 99% इफेक्टिव है, वो जो कंपनी है यानी जो लैब है वो 99% सही रिजल्ट देती है। कितनी? एंड उसके बाद कह रहा व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, मतलब जब बीमारी रहता है तब वो 99% सही देती है, लेकिन बीमारी नहीं होने के बावजूद भी वो कभी कभी 5% 0.5% पॉजिटिव दे देती है। मतलब समझना इस क्वेश्चन को क्या कह है कि हमको बीमारी है और हम चेक कराने गए और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। कितने केस में? 100 बार में 99 बार वो ऐसा करता है, लेकिन हमारे पास बीमारी है, हम चेक कराने गए और वो बोला कि नहीं आपको बीमारी नहीं है। एक बार, कितनी बार? ये डाटा दिया नहीं है, छुपा है। इस बात को आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि 99% केस में तो बीमारी को डिटेक्ट कर रहेगा, 1% केस में वो बीमारी को डिटेक्ट, क्या ये बात समझ में आ रहा है? दूसरे में क्या कह रहा है कि हम जा रहे हैं, हमारे पास बीमारी है नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है तुमको बीमारी है। वैसा कितना केस है? 0.05%। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पूरे पॉपुलेशन में कितना परसेंट लोग हैं जिनको बीमारी है? 0. तो बाकी को बीमारी, और वैसे लोगों को भी बीमारी दिखा सकता है। बहुत सारा आंकड़ा हो गया, हाँ बहुत सारी चीजें हो गई कि हाँ आप किसको किस तरीके से माना जाए। लेकिन फाइनली थोड़ा हम देखिए क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? लास्ट में हमारे पास क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिजीज, उसके पास बीमारी है और रिजल्ट भी पॉजिटिव शो कर रहा है। यानी आप दो चीजें आप मानने वाले हो, E1 और E2। पहली बात कि एक तो एक के आदमी के पास बीमारी है और दूसरे के पास बीमारी, यानी हम पहले E1 मान लेते हैं, जो हमें समझ में आता है वो मान ले, पर्सन हैज डिजीज, और E2 हम मान लेते हैं पर्सन हैज नॉट डिजीज। इंग्लिश पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या होता है, हम उस पर नहीं जा रहे। एक को हमने मान लिया कि एक के पास डिजीज है और दूसरे के पास डिजीज नहीं है, तो ये बात तो सही है ना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का। तो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? हाँ, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? दिया है ना। डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0. दिया है क्या? 0.1 पॉपुलेशन। अच्छा 0.1 पॉपुलेशन, हाँ ठीक है।
तो हमारे पास PE1 जो है वो कितना दिया है 0.1/100। हाँ या ना, सही बात है। तो PE2 हम निकाल पाएंगे क्या? क्या ये बात समझ में आ गई? तो कितना आ रहा है बच्चे 999 डिवाइडेड बाई, और इसको हम लिख देते हैं 1/, बोला है। ए हमने निकाल लिया कि आदमी को बीमारी है या नहीं है। अब देख ए जो है, ए हमें मानना पड़ेगा कि ए हमें निकालना क्या है, ये भी समझना। ए पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट द टेस्ट इज रिजल्ट इज पॉजिटिव। ए हम मान लेते हैं रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज, हाँ ये बात मानना पड़ेगा ना। ये बात नहीं आ रहा है अभी भी समझ में, इसको सकल से आ रहा है। देख पहले हमने निकाल लिया कि पॉपुलेशन को बीमारी है या पॉपुलेशन को बीमारी नहीं। फिर कह रहा है उस पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, और कुछ को बीमारी नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो पूछ रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट आया है लेकिन वो बीमारी है उसी आदमी का आया, इसकी प्रॉपर्टी बता दो। यानी हमें निकालना क्या है, पहले पॉजिटिव टेस्ट और उसमें से निकालना है कि सही में जिसको बीमारी था उसी को पॉजिटिव आया हो। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये को हमने क्या मान लिया, रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब समझ A/E1, इसका मतलब समझ रहे क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और उस पॉपुलेशन को बीमारी थी भी। कितना दिया है, कितना दिया है 99%। देखना नहीं दिया है क्या, 99% रिजल्ट इफेक्टिव आ रहा है जब उस आदमी को बीमारी है। यानी कितना दिया है 99/100। हाँ या ना? अच्छा, अब बीमारी नहीं है फिर भी पॉजिटिव शो कर रहा है, 0. कितना था 0.5% या 0.05%, हम डाटा 0.5%। कितना, यानी 0.5%। हाँ या ना बोल, आया समझ में? हमने लिखा रिजल्ट पॉजिटिव है और उस आदमी को बीमारी है, रिजल्ट पॉजिटिव है और उस आदमी को बीमारी, क्या बात समझ में आ रही? तो पूछा क्या है कि रिजल्ट पॉजिटिव है और बीमारी भी है, उसकी प्रॉपर्टी बता दो। बता क्या रखे, E1/A। क्या सब लोग? तो क्या लिखेंगे ऊपर यहाँ पे PE1 PA/ डिवाइडेड बाई A/, डाटा लिख दे, ऊपर लिख रहा है PE1 कितना है 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 999 अपॉन कितना, ओके 99/100। सही है, PA/E1 डिवाइडेड बाई नीचे सेम चीज रहेगा प्लस PE2 कितना है 999 अपॉन प्लस, सॉरी डॉट है, हाँ कितना है 5/1000 ही है ना। ओके ठीक है, यहां से 3 और 2 5, यहां से 3 और 1 3 6 है तो 6 कर। हाँ या ना बोल, और यहां से 3 और 3 यानी 6 है तो 6 कर। बोल आया? अरे आया, ऊपर भी 990 है, 990 आपने नीचे 0 लगाया तो, अच्छा ऊपर 0 होगा, हाँ लिख रहे हैं, लिख देते 990 और नीचे आ रहा है 990 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 9 45, हाँ 5 9 45 और 5 9 45 4 49 और 5 9 45 4। बोल आया? ऐड कर लेगा, ऐड कर लेगा भैया, कोई दिक्कत है? हाँ ऐड करके आंसर लिख लेना, हम नहीं सॉल्व कर रहे। 990 डिवाइड बाई, यहां से आ जाएगा 5 9 9 18 और 9 9 18 1 19 और यहाँ पे कितना आ गया 5। ये 5 से कटेगा, सिंपलीफाई कर सकते हो, ऑप्शन देख के मैच करा सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा है, बात समझ में आ रहा? अब चल दूसरे पे चलते हैं, इसको नोट करेगा फटाफट। दूसरा वाला आप मुझे बताओ, दूसरा वाला किस तरीके से आप लेना चाहते हो, गलत या सही, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस बताओ कि E1 किसको लेना चाहते हैं, E2 किसको लेना चाहते हैं, A/E1 क्या होगा, A/E2 क्या होगा, या A1 A2 लेना चाहते हैं, A B C कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है।
मान लिया। हो गया, ज्यादा समय नहीं। हाँ बोले, E1 किसको मानना चाहते हैं, या A1 जो भी मानना है, E1 मानना है A1 मानना है, आपकी इच्छा है। E1 किसको मानना चाहते हैं? He knows the answer, ओके ठीक है। E2 किसको मानना चाहते हैं? ठीक है, गेस द आंसर, या he does not know the answer। ओके, तो मुझे कोई बताएगा PE1 कितना है? कितना? 90% है, तो 90/100 है। ओके, तो PE2 कितना है? 10/100। ये बात सभी को समझ में आ गई। फिर आप इसमें पूछ क्या रहे हैं हमसे? आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर या व्हेन ही गेस द आंसर, हाँ या ना? तो ये पूछ क्या रहा है? आंसर इज करेक्ट। तो पहले आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, यानी ए को हम मान लेंगे आंसर इज करेक्ट। क्या ये बात अब समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही हमने मान लिया, अब हम निकालेंगे PA/E1। बता भैया कि वो सही है और उसको पहले से पता है। क्या इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमेशा होगा क्या? इसी को बोलते हैं छुपा हुआ डाटा। ये क्या होगा? सोचना कि अगर उसे आंसर पता है तो हमेशा सही जवाब देगा ना। ये डाटा आपको मिलेगा नहीं तो ढूंढना भी मत, क्या है साला ये डाटा मिसिंग है, अब क्या करें? डाटा मिसिंग नहीं है, ये आपके आईक्यू की बात है कि अगर हमें किसी सवाल का जवाब पता है तो हमको हमारे उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरे का देगा कि आंसर सही है जब वो गेस कर रहा है, उसकी क्या दी हुई है प्रोबेबिलिटी? वो भी नहीं दिया, 1/4 होगा। बहुत सही है, ईवी डाटा मिसिंग है, ईवी दिमाग से लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शंस है। कितने हैं? 4 ऑप्शन है, तो कितना हो जाएगा? 1/4। हाँ अच्छा, अगर ये नहीं दिया रहता, देखिए आपके पास 4 मल्टीपल करेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू है। एमसीक्यू में अगर हमें नहीं दिया रहता है कितने ऑप्शन है तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव, तब फिर दिया रहता। आपको एनसीईआरटी में देखोगे ऐसा दिया होगा क्वेश्चन जिसमें वो दिया होगा कि उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है जब वो गेस कर रहा है, और दूसरा वाला नहीं देगा, दूसरा वाला नहीं देगा। जब वो जानता है तो 100% वो क्या होगा? सही होगा। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग, और आंसर भी क्या हो? सही हो। यानी हमें निकालना है गेसिंग। गेसिंग क्या है भैया? E2 अपॉन कितना है? A, यानी ऊपर क्या लिखेगा? PE2 PA अपॉन डिवाइडेड बाय नीचे PA अपॉन ओके प्लस PE2 और PA अपॉन, हाँ बताइए भैया E2 कितना है? 9/10। अरे PE2 कितना है? ना यहाँ है T2। कहाँ रहते हो भाई? मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई नीचे 90/100 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 10/100 मल्टीप्लाइड बाई, तो हमें 400 चाहिए। क्या चाहिए? तो ऊपर भी 400 है, नीचे भी 400, यहाँ 4 की कमी है, 4 लेके आ गए, हटा दिए, वो ऊपर हटा दिए तो ऊपर हो गया 10, हाँ या ना? नीचे कितना हो गया? 360 और प्लस 10, तो कितना आ गया? 10/370, यानी 1 अपॉन कितना? 37। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? नोट करेगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको पहले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आप जहां से भी करना चाहे कर सकते हैं, फिर इसके हम लोग PYQ करें। ठीक है, नोट करें फटाफट।